हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ये आपका लास्ट टॉपिक है, मतलब सेकंड लास्ट मान सकते हो। इसके बाद में आप लोगों के सल्फर ड्रग्स है। तो ये जो है सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड के अंदर आपको मेनली तो ये पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव किसका है। ठीक है, सबसे पहले आपके माइंड में जब भी सल्फोनिक एसिड आते हैं तो सल्फोनिक एसिड के अंदर सबसे पहले तो है कौन सा ग्रुप, तो जो अपना H2SO4 होता है ना, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है ये? सल्फ्यूरिक एसिड। सबको पता है ये सल्फ्यूरिक एसिड है ना। और कुछ जानो ना जानो, H2SO4 तो सब जानते हैं। ठीक है, तो H2SO4 जो होता है अपना, उसमें से अगर हम OH को रिप्लेस कर देते हैं AR से, तो ये अपने क्या बन जाएंगे? एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड। क्या हो जाएंगे? एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड। ठीक है, आगे बात समझ में। तो क्या किया है हमने, ये एक तरीके से क्या होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के व्युत्पन्न होते हैं। कैसे होते हैं? अगर OH ग्रुप को हम AR से, बेंजीन रिंग से अगर प्रतिस्थापित कर देते हैं तो बन जाता है एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड। ठीक है, अगर हम अराइल से इसको रिप्लेस कर दें, सब्स्टिट्यूट कर दें, तो अपना क्या आ जाएगा? यहाँ पे ये आ जाएगा और एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद में बात आता है नॉमेनक्लेचर की। तो नॉमेनक्लेचर के अंदर कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। जो भी IUPAC नाम हो उसका वो लिख के बस सल्फोनिक एसिड लगा दो पीछे। ठीक है, अब देखो ये है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, बेंजीन है ये, है ना, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन लिख दिया, फिर सल्फोनिक एसिड लिख दिया। यहाँ पे अगर ये नहीं होता तो इसका नाम क्या था? वैसे तो अपन इसको एनिलीन बोल देते हैं, है ना, एनिलीन है। या फिर हम इसको, अभी तो ये दो लगे हुए हैं तो ऑर्थो बोलेंगे हम इसको, ये इसके ऑर्थो पे, ये तो मेन हो गया ना, ये तो मेन है। ठीक है, क्योंकि पीछे लगेगा। तो जो ये है ये इसके लिए ऑर्थो, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो इसको हम क्या लिखेंगे? ऑर्थो अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर इसकी जगह ये होता, बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ पे लगा हुआ है SO3H और यहाँ लगा होता नाइट्रो, तो हम क्या लिखते हैं इसको? मेटा नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या नाम हो जाता है इसका? मेटा नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो ये हो जाए अपना इसका नॉमेनक्लेचर। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं इसको बनाने की विधियां कि कैसे कैसे हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, देखो देखिए, वैसे इसकी बहुत सिंपल से हैं इसके मेथड इसको बनाने के। सबसे पहले है आपका डायरेक्ट सल्फोनेशन। ठीक है, डायरेक्ट सल्फोनेशन का मतलब है कि बेंजीन रिंग ली और साथ में क्या ले लिया? H2SO4 ले लिया। ठीक है, और H2SO4 भी हमें कौन सा लेना है? फ्यूमिंग H2SO4 लेना है, जिसके अंदर SO3 का जो कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, या फिर सदुम, इसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? सदुम H2SO4 बोलते हैं। सदुम जब लेंगे हम तो इसके साथ इसको हम और क्या नाम देते हैं? ओलियम भी बोलते हैं इसको, H2SO7। ठीक है, तो अब आप लोगों को देखना है यहाँ पे कि ये जो है अपना फ्यूमिंग H2SO4 लें या फिर हम कंसनट्रेटेड H2SO4 लें, दोनों ही लेके हम इसकी रिएक्शन करा सकते हैं और सल्फोनेशन हो जाएगा। इन दोनों के अंदर ही क्या होता है? SO3 कंटेंट होता है जो कि वेपर स्टेट में होता है। ठीक है ना, SO3 इसमें तो ज़्यादा होता है, ठीक है, कंपैरेटिवली, लेकिन इसमें भी SO3 होता है कंसनट्रेटेड के अंदर। तो दोनों के अंदर ही क्या होती है? वेपर्स होती हैं SO3 के। अभी हम मैकेनिज्म देखेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल तो आप लोग केवल ये देख लीजिए कि हम फ्यूमिंग H2SO4 और कंसनट्रेटेड H2SO4 दोनों ही लेकर, ये जो कंसनट्रेटेड H2SO4 लिया है 98% है, मतलब एकदम प्योर है। ठीक है, बिल्कुल बहुत हार्डली कंसनट्रेशन ही है पूरा का पूरा। ठीक है ना, अब इसमें हम फ्यूमिंग H2SO4 लेंगे तो क्या होगा? दो जगह पे SO3H ग्रुप लग जाएगा, मेटा बेंजीन डाई सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम ये लेंगे तो भी इसका सल्फोनेशन हो जाएगा, लेकिन एक ही जगह होगा क्योंकि ये इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। तो इसलिए यहाँ पे दो जगह पे लग जाता है, जबकि यहाँ पे एक मोनो सब्स्टिट्यूट होता है अगर हम कंसनट्रेटेड H2SO4 लेते हैं तो। ठीक है ना, तो आप लोगों को ये ऐसे भी ध्यान रह सकता है कि जो H2SO7 होता है या फ्यूमिंग H2SO4 होता है, इसको हम और क्या बोल देते हैं? ओलियम। क्या नाम है इसका? और ओलियम H2SO7। इसके अंदर क्या ज़्यादा हो गया? SO3 कंटेंट जो है वो ज़्यादा हो गया। ठीक है ना, SO3 ही मेरे इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये ज़्यादा होने की वजह से इसका ना ये जो है ये ज़्यादा, मतलब ये कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है। तो इसलिए क्या हो गया? दो जगह पे SO3H आ गया। ओके, तो यहाँ पे इसमें एक आ गया मोनो सब्स्टिट्यूएंट। अब बात करते हैं इसके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर हमने फ्यूमिंग H2SO4 लिया है, ठीक है,
तो अगर फ्यूमिंग H2SO4 में अगर हम टेम्परेचर को वेरी कर देते हैं, थोड़ा बढ़ा देते हैं, तो इसका क्या है प्रोडक्ट जो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड मिल जाता है। ये नॉर्मल कंडीशन में मिल गया, ठीक है, इस टेम्परेचर तक 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप लोगों को क्या मिलेगा, मेटा सब्स्टिट्यूटेड ही मिलेगा। लेकिन अगर इसका टेम्परेचर हम 300 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें, टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये कैसा मिल गया हमको, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड मिल गया, ठीक है। अब 3 जगह पे प्रतिस्थापित समूह कौन से आ गए, SO3H ग्रुप, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बनता है, ठीक है। अगर हम फ्यूमिंग H2SO4 लेते हैं तो डाई सब्स्टिट्यूटेड बनता है। और अगर 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक रखेंगे तो भी यही मिलेगा। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा देंगे तो ये हमें ट्राई सब्स्टिट्यूटेड मिलेगा, ठीक है। आगे इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। देखिए इसका जो मैकेनिज्म है डायरेक्ट सल्फोनेशन का, तो मैंने अभी आपको बताया था कि हम या तो H2SO4 ले सकते हैं कंसनट्रेटेड 98% प्योर होना चाहिए वो, या फिर हम इसमें ओलियम ले सकते हैं, ठीक है। ओलियम या जिसको बोलते हैं फ्यूमिंग H2SO4, ठीक है। फ्यूमिंग का मतलब होता है उसके अंदर SO3 का कंटेंट ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे ये ओलियम लिया हमने, नाम ध्यान रखिएगा आप लोग, ये ओलियम, ये कंसनट्रेटेड H2SO4, ठीक है। जब हमने ओलियम लिया तो इसका जो रिएक्शन है ये इक्विलिब्रियम में किसके साथ रहता है, H2SO4 और SO3। यही मैं आपको बता रही हूँ SO3, ये जो होता है ये भी किस तरीके से इक्विलिब्रियम में रहता है, इनके साथ में। तो इसमें भी क्या है, SO3 कंटेंट है। तो इन दोनों के अंदर ये SO3 कंटेंट है। और ये जो SO3 है ये किस फॉर्म में होता है, इसके अंदर वाष्प। आप लोगों को दिखता है कि जो कंसनट्रेटेड होता है उसके अंदर किस तरीके से रहती है, या उसके अंदर फ्यूम्स सी निकलती रहती है ना, तो वो फ्यूम्स किसकी होती है, उसके अंदर SO3 की होती है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। तो जो ये SO3 है, ये SO3 किसकी तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति कार्य करता है। क्योंकि यहाँ पे जो सल्फर है उसका ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट होता है, इस वजह से ये किसकी तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। इनकम्प्लीट तो नहीं बोल सकते हम इसको, क्योंकि इसके अंदर 2 2 4 5 6 7 8 होते तो हैं 8, लेकिन इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। तो ये क्या करता है, बॉन्ड और बना सकता है, एक्सटेंड कर सकता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, किसकी तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करता है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे ये 2 इसके अंदर क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, उपसे संयोजक बंध है, और ये डबल बॉन्ड है। अब इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स मैंने बनाई है, ये 1 और ये 2, ठीक है। तो कितनी हो गई टोटल, एक तो ये खुद ही हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई। 2 एरो लगाए मैंने, एरो के लिए लिख दिया है ये। तो कितनी हो गई, 1 2 3, ये इस तरीके से इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स हो गई। ऑक्सीजन के ऊपर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है पार्शियल, तो ये सल्फर के ऊपर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव 3 चार्ज आएंगे, ठीक है। इस तरीके से ये रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। कुल मिला के बात जो है वो ये है कि जो सधूम H2SO4 होता है, या हम कहें फ्यूमिंग H2SO4 या ओलियम, इनमें इसमें क्या होता है, SO3 की वाष्प होती है, वेपर्स होती हैं, जो कि किसकी तरह बिहेव करती है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करती है, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगी तो आप लोगों को पता है कि जो बेंजीन होती है वो कैसी रिएक्शंस देती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बेसिक चीज़ है जो आप लोगों ने पहले पढ़ रखा होगा। मैंने आप लोगों को कभी बताया हो तो ठीक, नहीं बताया हो तो क्या है, इसमें जो बेंजीन होती है वो कैसी रिएक्शंस देती है, हमेशा ध्यान रखिएगा, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देती है। क्या कहा मैंने, एरोमेटिक तो ये है इसलिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब इलेक्ट्रोफाइल जो है दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करके उसकी जगह पर आता है। और बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई दूसरा इलेक्ट्रोफाइल उसकी जगह पर आ जाता है। तो हम कह रहे हैं कि SO3 जो है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो जो बेंजीन रिंग के ऊपर हाइड्रोजन होगा वो उसको रिप्लेस करके क्या आ जाएगा, खुद आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जब ये SO3 इसके ऊपर अटैक करता है तो क्या होता है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है बच्चों, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे H है ही सही, यह डबल बॉन्ड, यहाँ कौन आ गया, ये SO3, ठीक है। जब ये SO3 यहाँ पर आएगा तो इसके ऊपर कौन, ये अपना बन गया, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें बनेंगे रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, ये पॉजिटिव चार्ज H, SO3H, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, ये पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड,
H SO3, इनको हम क्या कहते हैं? ये क्या है? इनका नाम होता है वीलैंड इंटरमीडिएट। क्या नाम है इनका? वीलैंड इंटरमीडिएट। हिंदी में भी यही नाम है इसका, है ना? वीलैंड इंटरमीडिएट। कैसे लिखेंगे हिंदी में? वीलैंड मध्यवर्ती। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? वीलैंड इंटरमीडिएट। ओके, अब क्या होगा? ये H यहां से निकल जाएगा और क्या आएगा? एक और बात यहाँ पे, जब ये SO3 है ये न्यूट्रल था, पॉजिटिव चार्ज तो था नहीं इसके ऊपर, ये न्यूट्रल था, तो जब इसने बॉन्ड बनाया तो इलेक्ट्रॉन्स किसके में आए? इसके d ऑर्बिटल के अंदर आए। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे इसकी नेचर, लेकिन अभी क्या हुआ? ये सल्फर के d ऑर्बिटल में आए तो इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हो गए, एक्स्ट्रा बॉन्ड बन गया इसके अंदर। तो इसके ऊपर हम चार्ज कौन सा लगा देते हैं? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगा देते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज आएगा इसके ऊपर, क्योंकि न्यूट्रल स्टेट में आया था। अगर पॉजिटिव चार्ज स्टेट में आया होता तो हम यहाँ पे कुछ भी चार्ज नहीं लगाते। ठीक है ना? तो ये इस पे नेगेटिव होता है और इसमें निकला हमने जो यहाँ लगाया है वो क्या निकल गया? H+। तो ये H+ इस पे जाके लग जाएगा और ये क्या बन जाएगा? SO3H। ठीक है, तो ये बन गया अपना बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये जो रिएक्शन है ये कैसी होती है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। ये दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन चलती है। अगर हम चाहते हैं कि इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो हमें इसी डायरेक्शन में मिले, ये राइट हैंड साइड पे ही चलेगी, इसी डायरेक्शन में जाए रिएक्शन, तो इसके अंदर क्या होता है? H2SO4 जो होता है इसके साथ में, वो हम क्या करते हैं उसको, क्योंकि हम जब ये लेते हैं ना तो इसमें क्या होता है? H3O+ भी होता है साथ में। तो ये H3O+ को हम क्या कर दें? वाष्पित कर दें, हम इसको एवोप्राइज कर दें, तो क्या हो जाएगा? एवोप्रेशन की वजह से उसमें पानी तो रहेगा नहीं, तो जो इसकी रिवर्स रिएक्शन जा रही है ना वो पॉसिबल नहीं होगी। जब रिवर्स पॉसिबल नहीं होगी तो ये केवल किस डायरेक्शन में चलेगी? एक ही डायरेक्शन में चलेगी। तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिल जाएगा। आगे बात समझ में, मैंने क्या कहा? इसके अंदर जो वाटर बनता है वो वाटर अगर हम उसको वाष्पित कर दें, एवोप्राइज कर दें, तो इस रिएक्शन को हम एक ही डायरेक्शन में चला सकते हैं, अदरवाइज ये रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में चलती है। ठीक है, इसके अलावा ये इसमें जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं इसको हम वीलैंड इंटरमीडिएट बोलते हैं। ओके, तो ये समझ में आ गया। इसके अलावा इसके अंदर जो आपको ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है कि इसकी जो रिएक्शन होती है ये कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। सबसे पहले तो जो बेंजीन हम लेने वाले हैं, ये जो बेंजीन है इसकी नेचर पर डिपेंड करेगी कि इसकी नेचर कैसे है, इस पर कैसे सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने? सबसे पहले किस पे डिपेंड करेगी? नेचर ऑफ बेंजीन रिंग। अगर इस बेंजीन रिंग के ऊपर ऐसे सब्सटेंट लगे हुए हों जो इलेक्ट्रॉन देने वाले हों, मतलब इस पे कैसे ग्रुप लगे हुए हों? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए हों, मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह लगे हों, तो आप लोग ये सोचो अगर बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा आने में या फिर नहीं होगा? ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा, है ना? क्यों ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा? क्योंकि उसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर सामने वाले के पास ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन तो वो बहुत जल्दी फटाफट उसके पास जाके इंटरेस्टेड होगा, मतलब उसके ऊपर जाके जल्दी से लग जाएगा। ठीक है, रिएक्शन फास्ट होगी। ठीक है, बात आगे समझ। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए हैं तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? रेट बढ़ जाएगी। ओके, कैसे हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप? कैसा हो सकता है? जैसे कि मान लो कि इस पर OH लगा हो, NH2 लगा हो या फिर CH3 ग्रुप लगा हो, ऐसे ग्रुप लगे हो तो क्या करेंगे? बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देंगे और आने वाला सल्फोनिक जो ग्रुप होगा अपना SO3 वो फास्टली लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद है अगर हो सकता है इस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हों। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए होंगे जैसे कि NO2 ग्रुप लगा हुआ हो या फिर अमाइड ग्रुप लगा हुआ हो, कुछ भी हो सकता है। इस तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हों तो क्या होगा? रिएक्शन जो होगी उसकी रेट कम हो जाएगी और आने वाला जो भी सल्फोनिक ग्रुप होगा, SO3 ग्रुप होगा, वो कहाँ पे जाके लगेगा? मेटा स्टेट पे जाके लगेगा, क्योंकि ये जो ग्रुप होते हैं ये कैसे होते हैं? मेटा डायरेक्टिंग होते हैं।
ठीक है, आगे बात समझ में। तो नेचर ऑफ बेंजीन अपन को पता होना चाहिए कि बेंजीन की नेचर कैसी है, उसके ऊपर कैसे ग्रुप लगे हुए हैं। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए हैं तो ऑर्थो पे आगे लग जाएगा सल्फोनिक ग्रुप, ठीक है, ऑर्थो या पैरा पे। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं तो आने वाला जो सल्फोनिक ग्रुप है वो किधर जाके लगेगा, बेटा के ऊपर जाके लगेगा। बात आ रही ना मेरी समझ में, मैं क्या कह रही हूँ। अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह लगा हुआ है तो यहाँ पे आके ये लग जाएगा, ठीक है, यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला है तो कहाँ आके लगेगा, इस जगह पे आके लगेगा। आगे बात समझ में। दूसरा भी अभी जो हमने इसकी रिएक्शन लिखी थी उसमें हमने लिखा था कि अगर ओलियम के साथ में हम रिएक्शन कराते हैं और अगर 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लें और 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लें तो इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो डिफरेंट बनता है, ठीक है। 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो डाई सब्स्टिट्यूट बना था, 2 सल्फोनिक ग्रुप लगे थे, और अगर हम 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कर देते हैं तो प्रोडक्ट कैसा बनता है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। आगे बात समझ में। तो ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। क्या बोला मैंने, सेकंड पॉइंट क्या होता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। थर्ड है इसके अंदर कि इसमें कैटलिस्ट की तरह भी अगर हम इसमें कुछ डाल सकते हैं, जैसे कि आयोडीन डाल सकते हैं हम इसमें, वैनेडियम डाल सकते हैं। इस तरीके से कई ऐसे कुछ ग्रुप्स हैं जिनको हम इसमें डाल के रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है H2SO4 की, कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4। अगर ये हाईली कंसंट्रेटेड होगा तो रिएक्शन फास्ट होगी, ठीक है, क्योंकि अभी हमने लिखा था 98% प्योर होना चाहिए, कंसंट्रेटेड होना चाहिए। अगर डाइल्यूट होगा तो रिएक्शन या तो होगी नहीं, और होगी तो बहुत स्लो होगी, ठीक है। तो कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। हो गया, तो ये फैक्टर्स हो गए इसको इफेक्ट करने वाले जो सल्फोनेशन को इफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन है सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ में। इस रिएक्शन को हम फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि हम लोग यहाँ पे ड्राई AlCl3 लेते हैं और फ्रीडल-क्राफ्ट के अंदर हम एसाइलेशन करते हैं ना, उसी तरीके से हम यहाँ पे सल्फोनेशन करेंगे, ठीक है। तो हमने इसको एक तरीके से क्या कह दिया, ये क्या है, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है, ठीक है ना। अब हम इसमें ड्राई AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं सल्फोनिल क्लोराइड के साथ में, तो क्या होता है, ये H जो है ये सब्स्टिट्यूट हो जाता है और क्या बनता है, अराइल सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। ये जो अराइल सल्फोनिल क्लोराइड है इसका हम क्या कर दें, जल अपघटन कर दें, तो क्या हो जाएगा, जल अपघटन करने पर जो हमारा कंपाउंड बन जाएगा जो हमें चाहिए, अराइल सल्फोनिल एसिड, ठीक है। अब आगे आती है ऑक्सीडेशन कर दें हम थायोफिनॉल्स का। ये थायोफिनॉल है, आपको पता है, इसका ऑक्सीडेशन हम कर दें किसकी प्रेजेंस में, KMnO4 की पोटेशियम पर मैग्नेट की प्रेजेंस में बेसिक मीडियम के अंदर रिएक्शन करवा रहे हैं, बेसिक मीडियम है, ऑक्सीडेशन करवा दें तो क्या हो जाएगा, ये अराइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। उसके अलावा हम क्या करें, एक्टिव हैलोजन डेरिवेटिव्स। एक्टिव हैलोजन क्या हो गया, क्लोरीन यहाँ पर आ गए। क्लोरीन जो है ये क्या करती है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाती है, क्योंकि इसके पास क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है। तो सबसे ज़्यादा कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आना कहाँ पसंद करेगा, इसी जगह पर आना पसंद करेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमको उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव हैलोजन कंपाउंड्स बोलते हैं। और ये इसका क्या हो गया, एक तरीके से डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ पे एक नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो ये तो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से खींच रहा है, तो बेंजीन रिंग में से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। तो अब सबसे बढ़िया जगह कहाँ पर होगी इलेक्ट्रोफाइल को आने पे, यहाँ पे क्लोरीन वाली जगह पे आना। तो इसको हम बोलते हैं एक्टिव हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं इस तरीके के। तो इसकी अगर हम सोडियम सल्फाइड के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो इस तरीके से सॉल्ट बनता है, और इसके HCl से रिएक्शन कराने पर हमारा ये सल्फोनिक डेरिवेटिव बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए इसको बनाने के मेथड। डायरेक्ट सल्फोनेशन हो गया, फिर ये सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्शन हो गई, फिर हमारी थायोफिनॉल से रिएक्शन हो गई, और ये एक्टिव हैलोजन डेरिवेटिव्स के साथ में रिएक्शन हो गई। अब हम इसकी देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर एक तो ये कलरलेस होते हैं, ठीक है, रंगहीन होते हैं, कोई रंग नहीं होता है इनके अंदर। दूसरा है हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। हाइग्रोस्कोपिक का क्या मतलब होता है, पानी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। होते सॉलिड है, लेकिन अगर इनमें थोड़ा सा भी मॉइस्चर आए तो ये फटाफट से उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। दूसरी बात इसका कि इनका क्या होता है, जल्दी से जल अपघटन इनका अपघटित हो जाते हैं। ये SO3H जो है पानी के अंदर क्या होता है, फटाफट से अपघटित हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं, इस तरीके से आयनों में ये टूट जाते हैं। आगे बात समझ में। अब आपको पता है हम कह रहे हैं कि हाइग्रोस्कोपिक है, और ये फटाफट से क्या है, इस तरीके से टूट भी जाते हैं,
ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको मतलब इसको इस तरीके से बनाना बहुत थोड़ा सा मुश्किल होता है कि हम चाहें कि ये रिएक्शन करे, तो ये थोड़ी सी मुश्किल वाली बात हो जाती है। तो इसको हम क्या करते हैं, सॉल्ट के फॉर्म में यूज़ करते हैं। जब सॉल्ट ही रहेगा तो ये आयन के फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है, इसलिए हम इसको सॉल्ट के फॉर्म में ही इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि इसको बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है इस कंडीशन में बना के रखना, ठीक है। उसके अलावा क्या है, ये जो है बहुत ज़्यादा वाष्पशील होते हैं, फटाफट से क्या हो जाता है, वो वेपोराइज हो जाते हैं कि जैसे ही इनका वो बॉइलिंग पॉइंट आएगा, ये क्या हो जाएंगे, फटाफट से टूट जाएंगे। इस तरीके से ये ब्रेक डाउन हो जाता है और ये अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही ब्रेक डाउन हो जाता है। बहुत ज़्यादा वाष्पशील होते हैं, ठीक है ना, फटाफट से एवोपरेशन हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट आने से पहले ही। और ये वाटर के अंदर होएगा डिजॉल्व, फटाफट से डिजॉल्व हो जाते हैं, आयन के फॉर्म में टूट जाते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये हो गया आपका सल्फोनिक एसिड जो था, उसके अंदर उसको बनाने के मेथड्स और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। दो ही फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये फटाफट से टूट जाते हैं, आयनों की फॉर्म में रहते हैं, इसलिए हम इनको सॉल्ट की फॉर्म में यूज़ करते हैं, लवणों की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है ना। हमें इसको इस तरीके से बना के रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आगे अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। ओके।